नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते इस कहानी के अगले भाग की तरफ। नीति, कौन आया था आज सानू? पापा ने तुझे क्यों रोका था? सान्या, उनके ऑफिस से कुछ लोग आए थे। नीति, क्यों? सब ठीक है ना? और तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? नीति ने बालों का जोड़ा बनाते हुए पूछा। सान्या, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। नीति उसके पास बैठ के, क्या हुआ बेटा, अपनी दी को नहीं बताएगी? सान्या, दी, वो लोग अपने बेटे के लिए आपका हाथ मांगने आए थे, आपकी शादी की बात करने आए थे। व्हाट? सान्या की बात सुनकर नीति को एक बड़ा धक्का सा लगा और वह एक झटके में ही बेड से उठ गई। नीति ने थोड़ा डरते हुए पूछा, पापा ने क्या कहा? क्या जवाब दिया पापा ने? रिश्ता फाइनल कर दिया क्या? सान्या मुंह लटका कर बोली, उन्होंने तो बड़े पापा और दादी दादू को भी दिया। सान्या नीति को एक के बाद एक शॉक्ड दे रही थी। उसे नीति को तंग करने में मज़े तो बहुत आ रहे थे, लेकिन उसने अपनी हंसी को काबू में रखा और आंसुओं और रुआंसा मुंह बनाकर बैठ गई। रिश्ते की बात सुनकर नीति के होश ही उड़ गए। उसे एक पल में अपने सारे ख्वाब टूटते बिखरते हुए नजर आने लगे। सान्या ने उसे सताना बंद नहीं किया और बोली, दी, अब आपको क्या हो गया? आप कैसे हैंडल कर पाओगे खुद को जब आपको ये पता लगेगा कि वो लड़का ये है? सान्या ने एक एनवेलप नीति की ओर बढ़ाते हुए कहा। नीति ने एक नज़र एनवेलप को देखा और फिर सान्या की ओर देखा। सान्या उसे एनवेलप की तरफ इशारा करते हुए बोली कि दी, इस लिफाफे में है उस लड़के की तस्वीर जिसका रिश्ता आया है आपके लिए। आप भी देख लीजिए और बताइए आपको लड़का कैसा लगा। फिर पापा को बात आगे बढ़ानी है या नहीं, वो भी तो सोचना है। उन्हें भी लड़के वालों को जवाब देना है अभी। नीति का चेहरा उतर गया और उसे इस हाल में देखकर सान्या को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। नीति सान्या के हाथ को हटाते हुए बोली, मुझे नहीं देखना कोई लड़का, तू ही देख बस। मैं तो वीरेन के साथ अपनी दुनिया बसाने चाहती थी और अब जब उसकी ओर कदम बढ़ाने लगे हैं तो ये रिश्ता। नीति की आंखें डबडबाने लगीं। सान्या नीति की आंखों में आंसू नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने जोर देकर कहा, दी, प्लीज़ आप एक बार देख तो लीजिए। उसके बाद अगर आपको लड़का पसंद ना आया तो आप पापा को मना कर देना। मैं आपका साथ दूंगी दी, हमेशा। आप एक बार देख लीजिए ना दी, मेरे कहने से प्लीज़। नीति उसकी तस्वीर देखने से इनकार करने लगी, मगर सान्या भी अपनी जिद पर अड़ी रही। नीति को उसके सामने हार माननी पड़ी और उसने झुंझुलाते हुए सान्या के हाथ से एनवेलप ले लिया। सान्या लिफाफे खोलते हुए नीति पर अपनी नज़रें टिका कर बैठ गई। वह बस नीति के रिएक्शन देखना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि फ़ोटो देखते ही नीति शॉक्ड होने वाली है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वही नीति की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और उसमें से एक फ़ोटो बाहर निकली। नीति ने डरते हुए फ़ोटो को उलट कर देखा और शॉक्ड रह गई। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, ये तो वीरेन की फ़ोटो है। नीति अभी उस फ़ोटो को देखती तो कभी सान्या को। वह लड़खड़ाती जवान में बोली, वीरेन का रिश्ता आया, उनके मम्मी पापा आए हैं हमारे घर वीरेन का रिश्ता लेकर। नीति का दिमाग गहरी उलझन में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है, किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। उसे अपनी आंखें और किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सारी बातें उसके समझ से बाहर थीं। सब कुछ एक सुनहरे सपने जैसा लग रहा था। उसकी बातें सुनकर सान्या ने हाँ में सर हिला दिया और उसके हाथों को थाम कर बोली, ये कोई सपना नहीं है दी, बल्कि सच है। अंकल, सुषमा मैम और वो चोंबू, वो आज घर आए थे। इनफैक्ट वो तो आज ही शगुन का सारा सामान भी लाए थे। नीति को समझ नहीं आया कि इस बात पर वह कैसे प्रक्रिया दे। खुशी के मारे उसकी आंखों से
अपने आप ही आंसू निकल गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सान्या उसे छेड़ते हुए बोली, मेरी एमडी की कसम दी, आप तो कैसे बच्चों की तरह रोने लगी। मुझे लगा आप खुश होंगी, पर आप तो रोने लगी। मुझे लगता है शायद आपको लड़का पसंद नहीं आया। निधि बेख्याली में बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे वीरेन बहुत पसंद है। मैं इन्हीं से शादी करना चाहती थी। सान्या, हाँ हाँ, आप तो इन्हीं से शादी करना, कहाँ हम किसी और से करा रहे हैं। निधि, तो सच कह रही है ना सानू? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। सान्या, आपकी कसम दी, अब तो यकीन कीजिए, इन्हीं का रिश्ता आया है आपके लिए। निधि, मतलब तूने पहले मुझसे झूठ बोला कि पापा के ऑफिस से कोई आया। दीदी, दादी, दादू एंड ऑल सब झूठा था ना? सान्या, कहाँ झूठा, मैंने तो सच ही बोला पर कसम से आपकी शक्ल देखने लायक थी। मुझे नहीं देखना लड़का, मुझे नहीं देखना लड़का। अब बोलो, मुझे नहीं देखना? हाँ हाँ। सान्या निधि पर जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगी। निधि उसकी तरफ तकिया फेंकते हुए बोली, रुक जा तो सानू की बच्ची, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। निधि सान्या को मारते हुए तुझे मैं अभी बताती हूँ। निधि सान्या को मारने के लिए उसकी ओर लपकी और सान्या कूदकर दूसरी ओर भाग गई। निधि सान्या की ओर दूसरा तकिया फेंककर बोली, तूने मुझसे झूठ बोला कि पापा के ऑफिस से लोग आए हैं। और आया कौन था? सुषमा मैम। यू लायर। सान्या तकिया कैच करके बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला दी। आप बताओ, रणधीर जी अंकल पापा के कंपनी में पार्टनर है या नहीं? बताओ। सान्या ने भौवें उचकाकर कहा। निधि ने हाँ में सर हिलाया तो सान्या ने तकिया वापस निधि की ओर फेंकते हुए कहा, तो बताओ, कहाँ झूठ बोला मैंने? सच तो कहा, पापा के ऑफिस से लोग आए थे। इतना कहकर सान्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो ये नहीं कह सकती थी कि वीरेन के पेरेंट्स आए थे? बातों को ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमाया? पता है कितना ज़्यादा डर गई थी मैं। निधि ने फिर से उस पर तकिया फेंक कर मारा। सान्या ने तकिया लपकते हुए कहा, अगर आपको सीधे से सब बता देती तो आपके ये एक्सप्रेशन देखने को कैसे मिलते मुझे। एक बार तो मैं भी भावनाओं में बह गई थी, पर मैंने कंट्रोल कर लिया खुद को, वरना फ़ोटो देखकर जो रोना आपके चेहरे पर आई है वो कैसे देखने को मिलती। सान्या मुस्कुराकर पलकें झपकाकर निधि को देखते हुए बोली। निधि सान्या की बात सुन और उसे खुद को इस तरह देखते हुए शर्मा गई और अपने हाथों से चेहरा छुपाकर बेड पर बैठ गई। सान्या जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे से कंधे मारते हुए बोली, ओए होए दी, आप तो अभी से शर्माने लगी। अभी तो आपकी शादी की बात ही शुरू हुई है तो ये हाल है आपका। मेरी एमडी की कसम, शादी के वक्त तो आपके इन गोरे गोरे गालों को मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये अपने आप ही लाल हो जाएंगे। सान्या मुंह बिचकाकर हंसने लगी और निधि शर्म से लाल होने लगी। वह सान्या से कहने लगी, मुझे तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा सानू। तू जानती है, मैंने कल वीरेन की आंखों में अपने लिए एक अजीब सी कशिश देखी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतनी जल्दी। हम 1-2 बार ही तो मिले थे बस, और आज उनके पेरेंट्स हमारी शादी की बात करने हमारे घर आ गए। मैं बहुत लकी हूँ और इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। निधि के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी बिखरी हुई थी। कमरे के दरवाजे पर खड़े वीणा जी और ब्रजेश जी ने निधि की बातें सुन ली और वीणा जी बोल पड़ी, सच निधि? उनकी आवाज़ सुन निधि और सान्या पलटकर दरवाजे की ओर देखा तो उन्हें वहाँ देख वो लोग थोड़ा हिचकिचा गए। वीणा जी दोबारा बोली, तो सच में डॉक्टर वीरेन को पसंद करती है? निधि, मतलब सुषमा जी ने सही कहा था। निधि भागकर शर्माते हुए वीणा जी के आंचल में जाकर छिप गई।
वीणा जी ने नीति के चेहरे को थामकर खुशी होते हुए उसके माथे को चूम लिया। ये सब देख ब्रजेश जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। उसके इस तरह जाने का अर्थ यह सबको यही उनका इस रिश्ते से इनकार लगा। नीति वीरेन से जुदाई के डर से सहमते हुए बोली, मम्मी पापा को क्या हुआ? वो खुश नहीं है क्या इस रिश्ते से? पापा ऐसे बिना कुछ बोले क्यों चले गए मम्मी? वीणा जी, तू टेंशन मत ले बेटा, मैं बात करती हूँ तेरे पापा से। नीति, लेकिन पापा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं मम्मी? सच सच बताइए, क्या बात है मम्मी? वीणा जी झूठ बोलते हुए, कोई बात नहीं बेटा, शायद तेरी शादी की बात से परेशान हो गए थोड़ा। मैं देखती हूँ उन्हें। नीति, मैं चलती हूँ आपके साथ। मम्मी, मुझे भी पापा से बात करनी है। वीणा जी, लेकिन मैं कर लूँगी बेटा, मैं भी पापा से बात करना चाहती हूँ मम्मी, प्लीज़ मना मत कीजिए। नीति ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा और वह अपनी मम्मी के साथ ब्रजेश जी के पास गई और सानिया भी उनके पीछे पीछे चली गई। कमरे में ब्रजेश जी अपने बेड पर सहारा लेकर आधे बैठे थे और अपनी आंखों पर एक हाथ रखा हुआ था। पापा, नीति ने कमरे में घुसते हुए कहा। नीति की आवाज़ सुनकर ब्रजेश जी ने आंखों पर से हाथ हटाकर नीति को देखा। नीति अपने पापा के पास गई और पूछने लगी, पापा आप इस तरह वहाँ से क्यों चले आए? ब्रजेश जी ने नीति की आंखों से झांकती उदासी को भांप लिया। वह उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए बस कुछ नहीं कह दिया। नीति उनके सामने कदमों में बैठकर पूछने लगी, पापा आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? अगर आपको वीरेन पसंद नहीं तो ये रिश्ता नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे परेशान मत रहिए पापा। ब्रजेश जी, मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, और ऐसी भी कोई बात नहीं, मुझे वीरेन पसंद नहीं, अच्छा लड़का है, मुझे पसंद भी है। लेकिन नीति, लेकिन क्या पापा? आपके दिल में जो भी है आप साफ साफ बोल दीजिए। आपकी बेटी आपके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। ब्रजेश जी, मैं जानता हूँ मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत समझदार हैं। ब्रजेश जी ने अपने बाहें फैला दी और नीति के साथ साथ सानिया भी भागकर उनके गले जा लगी। ब्रजेश जी उनका सिर सहलाते हुए कहने लगे, अपने पापा पर भरोसा रखना बेटा, मैं जो करूँगा वो तुम दोनों के भले के लिए ही करूँगा। अगर कभी तुम्हारा दिल भी दुखा तो अपने पापा को गलत मत समझना बेटा। दोनों एक साथ बोली, कभी नहीं पापा, और बच्चों की तरह अपने पापा के से लिपट गए। नीति उनसे अलग होते हुए बोली, जिस रिश्ते की बात से मेरे पापा इतना परेशान हो गए, मुझे वो रिश्ता मंजूर नहीं पापा। आप और हम सब भूल जाते हैं कि किसी का कोई रिश्ता भी आया था। अब आप टेंशन छोड़िए और स्माइल कीजिए। नीति अपने पापा को खुश करने के लिए मुस्कुरा उठी। नीति को देख ब्रजेश जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। खुद ही इतना कठोर फैसला लेने के कारण नीति का दिल तो रो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग बातें कीजिए पापा, मैं आती हूँ अभी। नीति वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन सभी नीति के हाले दिल से वाकिफ़ थे। ब्रजेश जी जानते थे कि नीति ने यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनकी खुशी के लिए लिया है। नीति की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। उन्होंने सानिया को नीति के पास जाकर उनका ख्याल रखने को कहा। उन्होंने कुछ सोचा और फिर अपना फ़ोन निकाला। उन्होंने किसी को कॉल लगाया और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने को कहा। शाम को ब्रजेश जी तैयार होकर घर से निकल गए। वीणा जी के लाख बार पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ, किससे और क्यों मिलने जा रहे हैं। खुद के लिए पहले ही कैब बुक की हुई थी। वो कैब में बैठकर निकल गए। इधर नीति अपने रूम में जाकर चुपके से रोने लगी। सानिया उसके पास कमरे में गई तो नीति ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। नीति जल्दी से उठकर अपने कवर्ट खोलकर खड़ी हो गई ताकि सानिया को उसकी रोती हुई आंखें न दिखे। नीति बेवजह सामान टटोलते हुए बोली, सानू तू यहाँ
कुछ चाहिए तुझे दी? वो कहते हुए सान्या नीति की ओर बढ़ी। तभी नीति दूसरी ओर जाकर बुक्स टटोलने लगी। दी, मुझे आपसे बात करनी है, कहते हुए सान्या नीति के पास जाने लगी। नीति ने फिर से अपना चेहरा घुमा लिया। दी, इधर देखिए मेरी तरफ, सान्या घुसड़ते हुए नीति से बोली। नीति खुद को व्यस्त रखने का नाटक करते हुए बोली, तुझे दिख नहीं रहा है क्या यार? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, बोल क्या बात करनी है, मैं सुन रही हूँ ना तेरी बात। नीति सान्या से चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करने लगी कि तभी सान्या ने जाकर नीति के पीछे से एकदम टाइट हग कर लिया। आपने ऐसा क्यों किया दी? पापा को मना क्यों कर दिया? सान्या ने मायूसी होकर कहा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सानू। तूने देखा ना पापा कितने ज़्यादा परेशान थे, और तू जानती है पापा के लिए इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है। वो पहले से ही हार्ट पेशेंट है। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ सानू। नीति की आंखों से आंसू टपक कर सानू के हाथ पर गिरा। और आप तो इतना परेशान हो रही हैं दी, उसका क्या? मैं जानती हूँ आप कब से डॉक्टर वीरेन को अपना सब कुछ मान बैठी हैं। आपके दिल में उनके लिए प्यार, उनसे मिलने की चाहत, उनसे मिलने की तड़फ मैंने दिल्ली है दी। मैं आपको खुद के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं खुद पापा से बात करूंगी, सान्या बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली। वह नीति से अलग होकर अपने पापा के पास जाने को हुई तो नीति ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नीति उसे समझाते हुए कहने लगी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी सानू। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो हो जाएगा। मैं अपनी खुशी के लिए पापा को परेशान नहीं करना चाहती। तू उन्हें कुछ नहीं कहेगी और अब से कोई वीरेन की बात नहीं करेगा। मेरे पास तू है, मम्मी है, पापा है। जब तुम सब हो तो मैं भी कुछ दिन में वीरेन को भूल ही जाऊंगी ना। सान्या नीति से लिपट कर रोते हुए बोली, आप इतनी भोली क्यों है दी? सब कुछ हंसते हंसते कैसे कर लेती हैं आप दी? नीति उसके बालों में हाथ घुमाकर उसे चुप कराने लगी। वहीं ब्रजेश जी की गाड़ी कुछ समय बाद DCS हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुकी। वह हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, डॉक्टर वीरेन सहगल हैं क्या वहाँ? मेरी अपॉइंटमेंट था उनसे 6 बजे का। लेट मी चेक सर, आपका नाम? लड़की ने जवाब देते हुए पूछा। ब्रजेश जी ने उसे अपना नाम बताया तो उसने वीरेन को कॉल करके कहा, सर मिस्टर मेहरा का अपॉइंटमेंट है, उन्हें भेज दूं अंदर? वीरेन ने उन्हें भेजने को कहा तो लड़की ने भी ब्रजेश जी के वीरेन के केबिन में भेज दिया। और ब्रजेश जी अंदर गए तो देखा वीरेन अपने काम में लगा हुआ था। ब्रजेश जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। वीरेन पेन साइड में रखते हुए, गुड इवनिंग मिस्टर मेहरा, कैसे हैं आप? बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको और आपकी मेडिकल फाइल? वीरेन उन्हें नहीं जानता था और अनजाने में उन्हें पेशेंट समझ बैठा। उसने ब्रजेश जी को मरीज समझ उनकी मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाह टिकाए ही रखा। आगे बढ़ा तो ब्रजेश जी कहने लगे, मैं यहाँ चेकअप के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से आया हूँ मिसेस वीरेन, मिस्टर वीरेन। वीरेन उनकी बात सुनकर थोड़ा सस्त हुआ। वीरेन, आप हैं कौन और मुझे क्या काम है आपको? ब्रजेश जी, मैं ब्रजेश मेहरा, नीति मेहरा के पिता। नीति का नाम सुनते ही वीरेन शॉक्ड हो गया और उसके हाथ डेस्कबोर्ड पर जहाँ थे वहीं रुक गए। वीरेन ने जब नज़र उठाकर उन्हें अच्छे से देखा, वीरेन थोड़ा हचकचाते हुए बोला, आप यहाँ कैसे? वह नहीं जानता था कि उसके मॉम डैड उसका रिश्ता लेकर गए थे। सभी बातें से अनजान वह नीति के पापा को अपने सामने देख थोड़ा चकित और थोड़ा डरा हुआ सा था। क्या आप नीति को पसंद करते हैं? ब्रजेश जी ने सीधे यह सवाल
दाग दिया, जिससे वीरेन के मन में हजारों सवाल कूद गए। लेकिन उसने अपने सवालों के पिटारे को बंद ही रखा और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। वीरेन, ये सब बातें बाद में अंकल, पहले आप ये बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? ब्रजेश जी, मैंने आपसे पूछा है, बस उसी का जवाब चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। ब्रजेश जी की गंभीरता को देखते हुए वीरेन ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वीरेन, हाँ, मैं निधि को पसंद करता हूँ। ब्रजेश जी, शादी करोगे उससे? वीरेन जी अंकल, मैं निधि को पसंद भी करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, आपके पेरेंट्स आए थे आज घर पर आपका रिश्ता लेकर। वीरेन हैरान होकर, व्हाट? लेकिन मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता अंकल। ब्रजेश जी, आप जानते हैं ना, आपकी और हमारी फैमिली के लिविंग स्टेटस में कितना फ़र्क है। आप ही बताइए, मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ करूं? वीरेन, आप हाँ करने की वजह जानना चाहते हैं अंकल? ब्रजेश जी ने हाँ में सर हिलाया। वीरेन अपनी कुर्सी से उठकर उनके सामने घुटनों के बल उनके कदमों में बैठकर उनके हाथ थामकर कहने लगा, आप इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। आपकी बेटी भी शायद मुझसे पसंद करती है। ब्रजेश जी थोड़ा झुंझला कर बोले, सिर्फ प्यार से तो दुनिया नहीं चलती ना डॉक्टर साहब। आप बाकी सब छोड़िए, हमारे रहन सहन को ही देख लीजिए। हम एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, जितना एक महीने में कमाते हैं उतना तो आपका खर्चा होता है कपड़ों जूतों का, सब कुछ ब्रांडेड पहनना, और आपका तो उठना बैठना भी बड़े लोगों के साथ होता है। हम ठहरे एक गांव के रहने वाले, जब भी किसी गरीब की बेटी की शादी अमीर घर में हुई है, हमेशा बेटी के परिवार वाले परेशान ही रहते हैं। उन्हें हमेशा झुक कर छोटा बनाकर रहना पड़ता है, क्योंकि हैसियत की दीवार जो बीच में खड़ी हो जाती है। आपके यहाँ शादी जितने हाई फाई तरीके से होती है, मैं तो उसका 2% भी नहीं कर सकता। फिर वही समाज और रिश्तेदारों के ताने और घिसिर पिटिर, क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का जो आपके और हमारे दोनों के परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। वीरेन उन्हें समझाते हुए कहने लगा, आपको यदि इस बात का डर है कि शायद शादी के बाद आपकी बेटी दुखी रहेगी या आप लोगों को झुकना होगा हमारे सामने, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अंकल, मैं कभी नीति की आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। उसे वही मान सम्मान मिलेगा जो हमारे घर और सोसाइटी में मॉम को मिलता है। रही बात अमीर गरीब, पैसे या हमारी शादी में और शादी के बाद खर्चों की, तो मैं करूँगा आपकी हेल्प अंकल। शादी में हमारी सोसाइटी के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा आपका ये बेटा पे करेगा वो सब, लेकिन अभी आपका सिर किसी के सामने झुकने नहीं देगा। सिर्फ पैसे, समाज, हैसियत की वजह से प्लीज़ इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए अंकल। आप जैसा चाहेंगे सब कुछ वैसा होगा, बट प्लीज़ नीति को मुझसे दूर मत कीजिए अंकल। आई प्रॉमिस, मैं उसे एकदम प्रिंसेस की तरह रखूँगा, बिल्कुल आपकी तरह उसकी हिफाजत करूँगा। प्लीज़ रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए अंकल। वीरेन की बातें से ब्रजेश जी का दिल पसीज गया। उन्होंने वीरेन के कंधे से पकड़कर उठा और गले से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत भोली है, उसका ख्याल रखना हमेशा वीरेन। रखोगे ना? वीरेन ने खुश होते हुए कहा, पूरा ध्यान रखूँगा नीति का। कोई भी प्रॉब्लम उससे पहले मुझे पर आएगी, उसे बहुत खुश रखूँगा मैं अंकल, आई प्रॉमिस। वीरेन जैसे ही नीचे झुककर उनके पैर छूने लगा, ब्रजेश जी उसे रोककर गले लगाकर पीठ थपथपाते हुए कहा, आपकी जगह तो यहाँ है बेटा, वहाँ नहीं। वीरेन की तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह ब्रजेश जी से अलग होते हुए बोला, अब तो बता दीजिए अंकल, चाय या कॉफ़ी? दोनों साथ में हंसने लगे और ब्रजेश जी ने हंसते हुए कहा, जैसा डॉक्टर साहब कहें। हाँ हाँ। वीरेन ने दोनों के लिए कॉफ़ी मंगाई और साथ में गप्पे मारते हुए कॉफ़ी का स्वाद लेने लगे।
वीरेन को आज कॉफ़ी भी ज़रूरत से ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। वह ब्रजेश जी से कहने लगा, अंकल एक रिक्वेस्ट है आपसे। ब्रजेश जी कॉफ़ी पीते हुए बोले, हाँ बेटा बोलो। और रिक्वेस्ट क्या, हक से कहिए आप तो। अब प्लीज़ नीति को ये बात मत बताइएगा, मैं खुद मिलकर उसे ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, प्लीज़ अंकल। वीरेन ने मासूम सा चेहरा बना कर कहा। ब्रजेश जी ने भी मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। दोनों के चेहरे पर एक खुशी छाई हुई थी। ब्रजेश जी वीरेन से मिलकर घर चले गए। उनके घर पहुंचने पर वीणा जी ने फिर से उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, लेकिन ब्रजेश जी ने अभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। उधर वीरेन रात को हॉस्पिटल से घर पहुंचा। उसके लिए तो मानो हवाएं महक रही थी, खुशबू बिखरी रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे चिपक गई थी कि मानो कोई जंग जीत लिया हो। सुषमा जी हमेशा की तरह उसके पास आई, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग लिया और अब पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। अरे पानी वानी छोड़िए मॉम, कहते हुए वीरेन ने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया और सुषमा जी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। वीरू छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। क्या कर रहा है तू ये, मुझे नीचे उतारो वीरू। सुषमा जी उसे खुद को नीचे उतारने की जिद करने लगी। उनकी ज़ोर ज़ोर से हंसने बोलने की आवाज़ दीप के कानों में पड़ी। ये मॉम और भाई को क्या हो गया, इतना शोर किस बात का। उसे देखे बिना रुका नहीं गया। वह अपना वर्कआउट छोड़ कमरे से बाहर आया और देखा वीरेन ने सुषमा जी को गोद में उठाया हुआ है। भाई ये क्या कर रहे हैं आप, मॉम को क्यों उठाया हुआ है, दीप ने हैरानी से पूछा। वीरेन ने सुषमा जी को नीचे उतारा और कहा, क्योंकि बात ही ऐसी है, आप लोग सुनेंगे तो आपका भी यही हाल होगा। सुषमा जी हाँफते हुए बोली, सर्जरी अच्छे से हो गई लगता है, तभी इतना खुश है तू। रणधीर जी भी तब तक ऑफिस से आ गए। वो सुषमा जी को हाँफते देख बोले, क्या हुआ सुषमा जी, आप ठीक तो है ना, इस तरह से क्यों हाफ रहे हैं आप। सुषमा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या पूछ रहे हो, अपने बेटे से पूछिए। सुषमा जी वीरेन को घूरने लगी तो वीरेन ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी मॉम, बात ही कुछ ऐसी है, मुझे तो लग रहा है मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। देव भाई, अगर आपको ये पहेलियां बुझाना ख़त्म हो गया हो तो आप भी बता दीजिए बात क्या है। रणधीर जी, क्या बात है बरखुरदाज, आज इस गुलशन में इतनी बहार कैसी, लगता है सनम का पैगाम आया है। वीरेन, क्या डैड, आपको हमेशा कैसे पता लग जाता है ये सब। रणधीर जी वीरेन के कंधे पर हाथ रखकर, अब बता भी दो क्या बात है। वी ऑल आर वेटिंग वीरेन, पहले आप लोग बताइए, आप आज कहाँ गए थे। सभी सोच में पड़ गए कि उसे कैसे पता। सुषमा जी थोड़ा उदास होकर बोली, अब जब तुझे पता है तो हमसे क्यों पूछ रहा है तू। वीरेन उसके पास आकर बोला, क्योंकि मुझे पूरी बात जाननी है मॉम, बताइए क्या हुआ था नीति के घर। सुषमा जी ने उसे वहाँ की सारी बातें बताते हुए कहा, अभी तक उनका कोई जवाब ही नहीं आया वीरू, बस एक सवाल ही जहन में बैठ गया है, पता नहीं कब उसका जवाब मिलेगा। वीरेन, अगर मैं कहूँ कि मैं जवाब के साथ आया हूँ तो। सुषमा जी हैरानी से, सच वीरू, तू जानता है क्या, तेरी कोई बात हुई है क्या नीति से। दीप, क्या जवाब है भाई, जल्दी बताइए ना, क्यों इतना तरसा रहे हैं, प्लीज़ जल्दी बताओ ना, क्या बात है, क्या कहा उन्होंने। वीरेन दीप को कंधे से पकड़कर चहकते हुए बोला, नीति के पापा मान गए हैं छोटे, उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कर दिया है। सुषमा जी जल्दी से उसके पास आई और बोली, तू सच कह रहा है ना वीरू, वो सच में मान गए इस रिश्ते के लिए। वीरेन ने हाँ में सिर हिला दिया तो सुषमा जी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। सुषमा जी उसके माथे को चूमते हुए बोली, मैं बहुत
मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू कान्हा जी, हमारे बच्चों की खुशी हमें देने के लिए। सुषमा जी आंखों से आंसू छलक गए। वीरेन खुश होकर पहले रणधीर जी के फिर दीप के गले लग गया। दीप उसे छेड़ते हुए बोला, अब तो हमारे भैया पराए हो जाएंगे मॉम, आपका लाल किसी और का हो जाएगा अब तो। वीरेन सुषमा जी के पीछे जाकर उन्हें उनके कंधे पर चेहरा रख कर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, ये मत सोचना मेरी शादी हो जाएगी तो तू मॉम का लाडला बन जाएगा, वो तो बस मैं ही रहूँगा। सुषमा जी ने उनका गाल थपथपा या तो दीप चिढ़कर बोला, आने दो भाभी को, जैसे आप लोग ने टीम बनाकर रखी है ना, फिर मेरी और भाभी की टीम होगी, तब मैं आपको चिढ़ाया करूँगा। वीरेन वाइफ मेरी होने वीरेन वाइफ मेरी होगी तो साइड भी मेरी ही होगी ना। देवर भाभी का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो भाभी आपकी नहीं मेरी साइड होंगी। वीरेन, ऐसे कैसे, फ्रेंड फ्रेंड होता है और हस्बैंड हस्बैंड, समझे बेटा, वो मेरी है तो मेरी साइड होगी। वीरेन को इतना बोलते ही सब उसे देखने लगे और हंसने लगे। देव वीरेन के चारों ओर हंसते हुए चक्कर मारते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरे भैया तो मजनू हो गए, भाभी के पीछे तो लट्टू हो गए, चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम। सब मिलकर वीरेन के मज़े लेने लगे और वीरेन बेचारा कुछ कहे तो मुश्किल ना कहे तो मुश्किल जैसी सिचुएशन में फंस गया। रात को खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। वीरेन ने सोचा अभी नीति से बात करता हूँ, उसके रिएक्शन तो देखूँ, नहीं उसे अभी नहीं मिलकर बताऊँगा, मैंने तो उसे प्रपोज़ भी नहीं किया, कल उसे मिलकर ही अपने दिल की बात बताऊँगा। वीरेन यही सब सोचते हुए अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था। दीप ने उसे कुछ सोचते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह वीरेन के रूम में आया और पूछने लगा, क्या हुआ भाई, आप काफ़ी वरीड लग रहे हैं। वीरेन कमरे में इधर से उधर घूमते हुए सोचते हुए बोला, यार नीति को प्रपोज़ करना है और शादी की बात भी बतानी है, मैं उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ अलग सा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ ऐसा जिससे वो खुश हो जाए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दीप बेड पर पसरते हुए बोला, बस इतनी सी बात, क्या यार डॉक्टर साहब, थोड़ा तो रोमांटिक हो जाइए, डेट सेट पर लेके जाइए अपनी मैडम को, वहाँ प्यार भरे अंदाज में अपने दिल की बात कह डालिए उनसे, लेकिन वो मेरे साथ आएगी ही क्यों जब वो अपने पापा को इस रिश्ते के लिए ना कह चुकी है। बस इसी बात की तो टेंशन है कि उसे बुलाऊं कैसे, बाकी तो मैं सब कर लूँगा, बस एक बार वो आ जाए। वीरेन ने परेशान होकर बेड पर बैठ गया। दीप, दिल का मामला है डॉक्टर साहब, वो ज़रूर आएगी। वीरेन, तू इतना श्योर होकर कैसे कह सकता है वो नहीं आएगी। दीप, माना इंसान परेशान में फ़ैसले ले लेता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो उन पर सदा के लिए टिका रहे। उन्होंने कहा तो कह तो दिया, लेकिन इस दिल का क्या, ये थोड़ी किसी की बात मानता है, ये सिर्फ उसी की सुनता है जिसे ये चाहता है और किसी का बस नहीं चलता। वीरेन, वो तो ठीक है, पर दीप बात बीच में काटते हुए, पर छोड़िए और कॉल कीजिए उन्हें। वीरेन ने दीप के कहने पर नीति को कॉल किया। रिंग जाती रही लेकिन नीति ने फ़ोन नहीं उठाया। दीप, क्या हुआ? वीरेन, उठा ही नहीं रही यार। दीप, फिर से ट्राई कीजिए। वीरेन ने नीति को दोबारा कॉल किया। नीति फ़ोन हाथ में ही ली बैठी थी। फिर भी उसने कॉल नहीं उठाया। वह अपने पापा के सामने लिए फैसले पर अमल करना चाहती थी। इसके लिए उसने वीरेन से दूर जाना ही था। नीति ने जानबूझकर वीरेन का कॉल पिक नहीं किया। वीरेन को इस तरह अनदेखा करना नीति के लिए
असहन बिल्कुल नहीं था। वीरेन यार, निधि कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो ठीक तो होगी ना? दीप ठीक होगी भाई, आप इस तरह परेशान मत होइए। हो सकता है किसी काम में लगी हो, ना ध्यान दिया हो। आप थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कीजिए। वीरेन कुछ परेशान होकर हाँ में सिर हिला दिया और दीप कहने लगा, अच्छा तो अब हम चलते हैं। कॉल आए तो बात कर लीजिएगा और मिलने के लिए भी बोलना, ओके? वीरेन बस हाँ करके हाँ बोला। दीप उसे गुड नाइट कहकर चला गया। वीरेन अभी कमरे में घूमता तो कभी परेशान होकर बेड पे बैठ जाता। ऐसे ही इंतज़ार करते हुए 1 घंटा बीत गया और निधि ने उसे कॉल बैक नहीं किया। हारकर वीरेन ने खुद से निधि को कॉल किया तो निधि ने इरिटेट होकर फ़ोन साइड में रख दिया। वीरेन के बार बार निधि को कॉल किया तो सान्या झुंझला कर बोली, दी फ़ोन उठा लीजिए ना, कब से बजने लग रहा है। मेरी एमडी की कसम, दिमाग ख़राब कर दिया है बज कर इसने मेरा। किसका फ़ोन है? आप उठा क्यों नहीं रही हैं? सान्या इतना कहते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ी, लेकिन तब तक कॉल कट हो गया था। उसने फिर से गुस्से में फ़ोन उठाया और देखा वीरेन के काफ़ी कॉल आए हुए थे। दी, आप कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने सारे कॉल आए हुए हैं डॉक्टर साहब के। सान्या ने फ़ोन निधि को दिखाते हुए पूछा। निधि अपने कशमकश में उलझी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे सान्या की बातें सुनाई ही नहीं दी। सान्या ने जवाब न मिलने पर निधि को हिलाते हुए कहा, दी कहाँ खो गए हैं आप? कुछ तो बोलिए। आप उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट एक बार बात तो कीजिए उनसे। निधि, मेरा मन नहीं है सानू, तू जा यहाँ से और इस फ़ोन को अभी ऑफ करती जा। सान्या, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ दी, आपको उनसे बात तो करनी होगी। निधि, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, और जब उनसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो बात करने से क्या होगा, क्या फ़ायदा? निधि थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली और उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। सान्या, एक बात याद रखिए दी, जब तक आप उनसे बात नहीं कर लेंगी उन्हें भी चैन नहीं आने वाला। वो ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और कॉल करते रहेंगे। अब आपको डिसाइड करना है ये कि आप उनसे बात करके सब कुछ बताना चाहती हैं या उनसे ऐसे ही अपने लिए तड़फाना चाहती हैं। चॉइस इज़ योर। सान्या निधि के हाथों में फ़ोन थमाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के साथ ही निधि की आंखें भर आईं और वह अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी वीरेन, मैं कैसे आपको कुछ बताऊं जब मैं खुद ही अपने लिए फैसले से खुश नहीं हूँ। निधि की आंखों से गिरकर आंसू फ़ोन की स्क्रीन पर तैरने लगा। वीरेन का फिर से कॉल आया तो उसने सान्या की बात सोचते हुए कॉल उठा ही लिया। वीरेन, हेलो। कॉल उठाते ही हेलो, थैंक गॉड निधि तुमने कॉल उठा लिया। पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। निधि, कुछ हो गया था? तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी मेरा? तुम ठीक तो हो ना निधि? कुछ हुआ है तो नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो निधि? कुछ तो बोलो यार, मैं कब से। निधि, अरे सांस तो लीजिए। एक साथ इतने सारे सवाल, कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। वीरेन, उप्स सॉरी, मैं खुद ही बोलता रहा और तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब तो कुछ बोलो यार। तुम ठीक तो हो ना निधि? हाँ मैं ठीक हूँ। वीरेन, श्योर? निधि, हाँ। वीरेन, तो फिर कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, पता भी है कितना डर गया था मैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या निधि वीरेन से मिल पाएगी? क्या वो इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? देखते हैं इस कहानी के अगले भाग में। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। नमस्कार।